हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को सभी को नमस्कार और फिर सब लोगों को प्यार भरा मोस्ट वेलकम है अपनी यूट्यूब चैनल साइंस मटेरियल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, इससे पिछले वाले लेक्चर 5 लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। मानव पाचन तंत्र का संरचना के बारे में जान चुके होंगे, संरचना का बनावट, उसके भाग के बारे में जान चुके होंगे। तो आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वाले में टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं दंत अस्थि। क्योंकि इससे पहले वाले हम लोग दंत के बारे में पढ़ चुके थे। मुख गुहा क्या होती है, मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं। तो जिसमें हम लोग दांत क्या होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं दांत हमारे मुंह में, और किस तरह भोजन का उतरने चबाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दांत का एक टॉपिक रह गया था जिसको बोलते हैं दंत अस्थि क्षय, मतलब दांत का खराब होना, दांतों में छिद्र होना, ठीक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दंत अस्थि क्षय, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपके बुक में ये चीज़ मेंशन है तो बताना बनता है, नोट्स के रूप में भी बताना बनता है। इसलिए हम एक नोट्स भी तैयार कर लिए आपके सुविधा के लिए, ताकि आपको अच्छा सा हैंड नोट्स मिल जाए, ठीक है। और बाकी तो आप प्रोसेस समझ ही रहे हैं। लार ग्रंथि के बारे में जानेंगे, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम लोग ग्रसनी और ग्रासनली और आमाशय के बारे में, जैसे कि आप 2, 3, 4 देख रहे होंगे, ये क्या है। क्योंकि ये दोस्तों ये पहले वाले का पार्ट है। इससे पहले वाला जो आपका आहार नाल का हमारा पहला पार्ट होता है वो मुख गुहा होता है, और मुख गुहा के अंदर ही आपके दांत और जीभ आते हैं, यानी कि पहले का प्रोसेस था। और ये आपका मुख गुहा मिल जाएगा, उसके बाद ये आगे का प्रोसेस होता है। इसीलिए उसका दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, क्योंकि पहले के टॉपिक्स रह गए थे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं हम आज के लेक्चर को। इन तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि एक नोट्स हम लोग तैयार कर लिए, एक दंत अस्थि क्षय, ठीक है। दंत अस्थि क्षय क्या होता है देख लीजिएगा। प्रश्न ही आपका अस्थि क्षय, क्षय का मतलब होता है मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना या टूट जाना, क्षय उसी को बोलते हैं, ठीक है। दंत अस्थि क्षय क्या होता है, तब पहले नोट्स पढ़िए होता क्या है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये क्या प्रक्रिया है। जैसे कि दांत जो होता है, दांत के ऊपर हमारा एक लेयर होता है एनामेल नाम का, ठीक है। हमारे दांत के ऊपर क्या होता है, आपका एक लेयर होता है एनामेल नाम का। ये मान लीजिए कोई हमारा दांत है, ये चौड़ा वाला दांत हमारा है, ठीक है। ये मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है, ठीक। ये हमारा दांत है। तो आपको पता ही होगा कि ये जो दांत होती है चौड़ा वाली, तो इसमें कुछ ना कुछ आके फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। और अधिकांश आपकी मीठी चीज जो आप मीठापन खाते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ भी मीठी मिठाई, तो वो क्या होता है, उसके जो महीन महीन जो कण होते हैं आपकी मिठाई और चॉकलेट की, वो दांतों से चिपक जाते हैं, ठीक। हालांकि साफ कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर हमेशा खाते रहते हैं। तो अगर दांत साफ ना करते तो पता चलता है कि आपका दांत इतना अभी तक अच्छा रहता ही नहीं। क्योंकि दांत को साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर सही से सफाई नहीं हुआ, हो सकता है ये चॉकलेट आपका इस साइड बगल में चिपका हो, बहुत आके बगल में चिपक गया हो, और आपके बगल में पता ही होगा एक पड़ोसी दांत भी होगा, ठीक है। और यह बगल में ठीक से ब्रश नहीं मतलब होने के कारण वो उसी में रह गया हो। ये कण में मिठाई के थोड़ा शर्करा के अंश तो रहेगा ही, और शर्करा के अंश में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया करने लगते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करके जो भी आपका पार्टिकल्स खाना का था उसको अम्ल में बदल देते हैं, जिससे कि भोजन का जो मुंह का जो माध्यम होता है पीएच, वो अम्लीय होने लगता है। थोड़ा थोड़ा आपको अनुभव भी होने लगेगा कि मेरे जो मुंह में जो लार बन रही है थोड़ा सा अम्लीय टाइप का लग रहा है, खटापन टाइप का लग रहा है मेरे मुंह में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जैसे ही आपका अम्ल बन जाता है ना, अम्ल बनने के साथ ही आपके ऊपर जो एनामेल का परत था, इसका परत था, एनामेल का परत था, जो आपको दांतों को सुरक्षा दे रहा था, बचाव कर रहा था, प्रोटेक्शन, वो एनामेल का परत ही आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, या उतना कठोर नहीं रहेगा। अब जब मुलायम हो गया है तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से आपके दांत के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, इसमें छिद्र कर देंगे, होल कर देंगे, या यहाँ है तो यहाँ छिद्र कर देंगे, यहाँ है तो यहाँ अंदर में काला कलर का होल कर देंगे। फिर क्या, फिर आप कुछ भी खाइए तो महीन महीन कण जाके उस होल में गिर जाएंगे और अंदर जाके आपके जड़ों में इन्फेक्शन कर देंगे। फिर जड़ों में भी यही रासायनिक अभिक्रिया होगी, अम्ल बनेगा और जड़ से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और ये जब अंदर तक पूरा होल कर देंगे, ठीक है, एक लेयर टाइप का कर देंगे, मतलब थोड़ा सा अपना एक समूह बना लेंगे, बैक्टीरिया का समूह बन जाएगा, एक अपना लेयर बना लेंगे।
तो जिससे क्या होगा आपका, उसे हम लोग दंत प्लवक भी कहते हैं। और इससे क्या होगा, दांत में दर्द होने लगेगी। आप कुछ ठंडा गर्म खाइए या सिसरापन लगने लगेगा, या कुछ जब भी दाग पड़ेगा खाना खाते समय तो आपको दर्द की अनुभूति होगी। और दांत का दर्द कितना भयंकर होता है, फिर आप उखड़वाइए उस दांत को, ठीक है, निकाल के फेंकिए। और क्योंकि जो वयस्क दांत होता है पता ही होगा, एक बार खाने के बाद दोबारा दांत पनपता नहीं है, क्योंकि वह स्थायी दांत है। तो वही आपका देख लीजिए, लिखे हुए हैं जो भी राइटिंग में है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या इसको पॉज करके। दंत अस्थिक्षय क्या होता है, डेंटल कैरीज, जब हम कोई मीठी चीज जैसे कि मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम जैसे मीठी चीज होती है, और जब खाना कितना पसंद करते हैं आप लोग से अच्छा कौन जान सकता है, आदि खाते हैं तथा खाने के बाद ठीक अपनी दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तो साफ तो करना ही है। अब दांत है वही आपके सामने, आंख के सामने थोड़ी जो रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे, तो कोने में कहीं फंसे रह जाते हैं, या अगर चिपके हुए हैं तो ये निकल नहीं पाते हैं। मोटे मोटे कण तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो महीन होता है चिपकने टाइप का, वो इतनी आसानी से ब्रश से साफ नहीं होते, उसी में लगे रह जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि दांतों को अच्छी तरह ठीक है साफ नहीं करते हैं, तो ये चीजें हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। और फिर बैक्टीरिया इन पर क्या करती है, रासायनिक क्रिया। क्या करती है आपकी बैक्टीरिया, उस खाने पे रासायनिक क्रिया करेगी, ठीक है। बैक्टीरिया काम ही होता है भाई, जो भी उसके अंदर रसायन होगा, जैसे मान लीजिए कोई चॉकलेट खा रहे हो, उसमें शुगर का अंश तो होगा, चीनी का मात्रा होगा, तो चीनी में जो भी सूत्र होते हैं C6 पता ही होगा, C12 H12 O11, अब वो आपकी जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़ेगी और वो अपना भोजन ग्रहण करेगी बैक्टीरिया। तो कहीं ना कहीं उसमें रिएक्शन कर रही है, इसको बोलेंगे रासायनिक क्रिया। बैक्टीरिया उन पर रासायनिक क्रिया कर क्या बनाती है बताइए, अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, अम्ल बताया ना, अम्ल बनाती है, दांत का पूरा माध्यम अम्ल हो जाता है। और यह अम्ल क्या करती है, दांत की जो कड़ी परत है ना, जिसको एनामेल कहते हैं, दांत की कड़ी परत एनामेल को नरम बना देती है। नरम का मतलब पता ही होगा कैसा, इतनी नरम बना देगी कि वो आसानी से बैक्टीरिया अंदर दांत में प्रवेश कर सकती है। क्योंकि ये एनामेल कठोर होने के कारण ही आपका दांत का सेफ्टी था, लेकिन ये बैक्टीरिया ने क्या किया, खाने को रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल बना दिया, और अम्ल से क्या हो गया, आपके दांत की परत कमजोर हो गई, मुलायम हो गई या नरम हो गई, जिससे क्या हो गया, आपको बना देते हैं, जिससे कि दांतों में छिद्र बन जाता है, जिसे दंत अस्थिक्षय कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, दंत अस्थिक्षय कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दंत प्लवक कहते हैं, और इससे हमारे दांतों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। तो ये आपका दंत अस्थिक्षय का आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपका नोट्स भी हो गया, ठीक है। जीभ के बारे में भी देख लेते हैं। जीभ हमारा जो होता है, बताए थे कल ही कि जबड़ों के बीच मांसल संरचना होती है, जीभ होती है। जीभ की जो संरचना है आगे से क्या है, आपकी एकदम स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब कहीं ज्वाइंट नहीं है ना, इधर मुड़ सकती है, इधर मुड़ सकती है, कहीं भी घूम सकती है, जिसके माध्यम से हम लोग बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग खाने को इधर उधर चबाने में मदद करती है और निगलने में मदद करती है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं अंतिम सिरा जो होगा, ये पीछे गर्दन में ज्वाइंट है ना। ज्वाइंट का मतलब होगा फिक्स है, जुड़ा हुआ है। जैसे जीभ का कोई एक मान लीजिए संरचना, ये जीभ है, तो आगे से तो ये स्वतंत्र है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं फंसी होगी, ज्वाइंट होगी, और फिर यहाँ से ये मुड़ सकती है, इधर कभी इधर मुड़ सकती है, कभी इधर मुड़ सकती है, यानी कि कहीं कहीं ये मुड़ सकती है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि जीभ मुख गुहा के फर्श पर, फर्श का मतलब पता ही होगा, ये फर्श नीचे ना कि ऊपर टंगे तो नहीं ना है, मुख गुहा का जो जमीन है ना, फर्श है वहीं पे है, ठीक है। तो जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। कैसी रचना है ये, मांसल यानी मांस की बनी है, इसमें हड्डी थोड़े, आपकी दांत जीभ में हड्डी है तो बताइए, नहीं ना है, मांसल रचना है। कैसी है, मांसल रचना है। इसका अगला जो सिरा होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब वो घूम फिर सकता है, इधर इस कोने से उस कोने, है ना, दांतों में कुछ फंसता है, जीभ से टेल टेल के इसको ये क्या करती है ना, खाने को सही जगह पहुंचाती है। और खाना जो कुचा रहा होता है, एक खाने बच जाता है तो जीभ उसको निकाल के लाती है दांत के बीच में, चलो चलो इधर कहाँ छुप बैठा हुआ है, तुमको वहाँ पिसना है। तो ये सारे कण को आपको इधर उधर घुमा घुमा के उसको मदद करती है खाने को पचाने में, यानी कि उसको पीसने में। अगला सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। पिछला सिरा क्या होता है, फर्श से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, पीछे से जुड़ा होता है फर्श से। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटी छोटी अंकुर निकले होते हैं। अंकुर का मतलब एक, आप जीभ को ध्यान से देखिएगा, ले कुछ निकला हुआ रोए टाइप का, ये मतलब महीन महीन से किसी तौलिया में खुरखुरा निकला होता है, एक रोए टाइप जैसा। उसी प्रकार से जो आपका जीभ होगा ना, उस जीभ पे आपको देखिएगा बहुत महीन महीन एक छोटे छोटे दाने दाने जैसा कण निकलते हैं, दाना दाना हुआ है, दाना दाना कण होता है, ठीक है। पता ही होगा आप लोग का, जब कुछ चाय गर्म पीते हैं तो इस स्वाद कलियां जो होती है, जो
अंकुर होता है, ये सब दाना जला जाता है, वो जल भी जाता है, जिससे आपको स्वाद नहीं मिलता। बोलते हो भाई जीभ जल गया, हमको कोई स्वाद नहीं मिल रहा है। क्योंकि पता है ये जो स्वाद जो आप देख रहे हो ना अंकुर, उसको स्वाद कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वाद कलिया कहते हैं। और ये स्वाद कलिया आपको जब खाना खाते हो तो बताते हैं कि आपने क्या क्या खाया, मीठा खाया, खट्टा खाया, कड़वा खाया, ये सब का ज्ञान करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आप गर्म कुछ खा लिए हड़बड़ी में और जल गया तो फिर आपको स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वाद के लिए जल चुके हैं। फिर जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर आपको स्वाद बताना लगेंगे। ठीक है, अंकुर निकले रहते हैं। ठीक है, जीभ की ऊपर सतह पर कई छोटे छोटे क्या निकले हैं? अंकुर निकले रहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां के द्वारा क्या होता है? स्वाद जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा, कड़वा यही आप खा सकते हैं। ठीक है, तीखा खा सकते हैं आदि का क्या होता है? ज्ञान होता है। और जीभ क्या करता है? आपका बोलने में, भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ बोलने में भी मदद करता है, भोजन को निगलने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका नोट्स था जो कि हम कल बता चुके थे, ये आपका नोट्स था। और आज हम लोग इसके बाद में आगे के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लाल ग्रंथि। अब देखते हैं लाल ग्रंथि क्या होता है। और आप लोग इसको नोट्स जूम कर लीजिए और क्या सॉरी पॉज कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एकदम साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो जीभ क्या करता है बताइए? जीभ हमें स्वाद बोलने में मदद करता है। लिख लेंगे ना जीभ के बारे में, अगर प्रश्न आएगा तो। जीभ कहाँ होता है? तो दो फर्श पे, मुख गुहा के फर्श पे होता है। ठीक है, दोनों जबड़ों के बीच में होता है, मुख गुहा के फर्श पे होता है। और क्या लिख सकते हैं कि मांसल रचना है। जीभ कैसी रचना है बताइए? मांसल रचना है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे पैपिला होते हैं, यानी कि अंकुर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या लिख सकते हैं? इन्हीं स्वाद कलिया के द्वारा हमें, ठीक है, स्वादों का ज्ञान होता है। मीठा, कड़वा जो भी है उसका ज्ञान होता है। और आप लिख सकते हैं कि जीभ जो होता है वो भोजन को निगलने में, बोलने में मदद करता है। कोई गूंगा व्यक्ति होता है ना, उसका जीभ बोलते लोग छोटा होता है, या किसी की जीभ काट दिया जाए वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बोलने में आपका जीभ मदद करता है। कभी तालु टच करेगा, तालु टच करना पता ही होगा, जो भी होता है आवाज निकलेगा। तालु टच करना इतना ज्यादा लंबा होना चाहिए। ठीक है, वरना जीभ छोटा हुआ तो फिर आपका समझिए रहे बोलना बोलती बंद हो जाएगी। चलिए अब लाल ग्रंथि देखते हैं क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। लाल ग्रंथि देखिए मुख गुहा में ही होता है, क्योंकि आपने जब कल फिगर बनाया था, आप लोगों को यहाँ फिगर ही बनाना चाहिए ना। देखिए कल आप लोग फिगर बनाना सीखे थे ना, ऐसा बनाने आया? कितने लोग बनाने आएगा? देखिए ये आपका फिगर बनाना आपको कल बताए थे, ये आपको फिगर बनाना कल आ गया था, ऐसे कर लेना है। फिर आपको ये खाने को हम लोग मुख गुहा में लेकर आए थे, और यहाँ हमको क्या मिल गया? लाल ग्रंथि। देखिए हमारा खाना कहाँ तक चल रहा है। हम लोग ने मुख गुहा के बारे में पढ़ा, तो मुख गुहा में किससे दर्शन हुआ? दांत भी यहाँ मिला, और हमारा क्या मिल गया? जीभ मिल गया। ठीक है, दांत और जीभ के बारे में हम लोग देख लिए। दांत क्या किया? सारे खाने को एकदम से काट के, छेद करके, कूट के, पीस के एकदम महीन कर दिया। उसके बाद जीभ क्या कर दिया? उसको घुमा घुमा कर पूरा अच्छे से पिसवा दिया। लेकिन यही पे रहता है मुख गुहा में ही आपका लाल ग्रंथि रहता है। क्या रहता है? लाल ग्रंथि रहता है, जो भोजन को लसलसा, चिपचिपा, मुलायम बनाएगा। क्योंकि इसी लाल ग्रंथि से आपका लार निकलता है। एमाइलेज टॉथी होता है, टाइलिन होता है, और आपके बहुत सारे पानी की मात्रा होते हैं, आयन्स होते हैं, लवण होते हैं, जिससे भोजन क्या होता है आपका? मुलायम, लसलसा, छलछला, चिकना हो जाता है, ताकि आगे वो आराम से ग्रास नली, पता है ना वो क्या होता है? ग्रास नली। ठीक है, अब बताइए, अब जब ये दांत में भोजन अच्छे से कुटा पिसा रहा है तो अभी नीचे कैसे गिरेगा? ये मांसल है आपकी, बहुत मुलायम है, तो ये लाल ग्रंथि से जो लार निकलेगा ना, उस भोजन को लसलसा कर देगा, छलछला कर देगा, एकदम चिकना कर देगा, जिससे कि क्या होगा? आपका भोजन आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या होता है? यहाँ पे दो दरवाजे होते हैं, जिसको हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रसनी। जैसे होता है चौराहा होता है, इस रास्ते में जाए कि उस रास्ते में जाए, तो यहीं पे आपका जैसे ही हम लोग मुख गुहा में दांत और जीभ से खाने को पूरा कूट पीस के आते हैं, और लाल ग्रंथि उसको मुलायम कर देती है। उसके बाद हम सोचते हैं कि दो रास्ते निकलते हैं, एक श्वास नली के और एक ग्रास नली के। ठीक है, दो रास्ते हैं। एक आपका आगे की तरफ जो आप देख रहे हो ना, यहाँ बंद है, एक आपका रास्ता आगे की तरफ आएगा और वो श्वास नली बन जाएगा, यानी कि फेफड़ा में जाएगा सीधे। और उसके एक पीछे से जो रास्ता निकल रहा है, एक जो उसे पीछे से रास्ता निकल रहा है, उसके जस्ट एक पीछे से एक रास्ता आ रहा है, पीछे से रास्ता ऐसे, वो आपका सीधे अमाशय में जग गिरेगा। तो आप देख लीजिए भाई, खाना वाला रास्ता में भोजन क्यों जाना चाहिए कि ये श्वास नली में जाना चाहिए? दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? तो ग्रसनी के बाद हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम कंठ द्वार में जाए कि निगल द्वार में जाए। तो इसलिए हम लोग ग्रसनी भी पढ़ेंगे। पहले हम लाल ग्रंथि के बारे में बताते हैं, उसके बाद ग्रसनी पे भी आएंगे।
तो लार ग्रंथि के बारे में बताते हैं आपको। मुख गुहा में क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब जोड़ा में ना, 2 जोड़ी कान के पास पाई जाती है, 2 जोड़ी आपकी जबड़े में पाई जाती है और 2 जोड़ा जीभ के नीचे। आप लोग कभी अपना जीभ उठा के देखिएगा, लार ग्रंथि आपको दिखाई पड़ेगी, छोटी छोटी एक छिद्र जैसा होती है, जिससे आप जीभ को ऊपर की तरफ उठाएंगे ना ऐसे ना, यहीं पे आपका छोटी सी नली जैसे दिखाई पड़ती है दूगो, और आप खुद कभी देखना उठा के पटाख से उसमें लार भी निकल जाता है, मतलब एक स्राव होता है तेज, ठीक है, तेज निकलेगा स्राव। आप जब इसको जीभ को पलटेगा ऐसे तो निकलेगा, ठीक है। तो जीभ के नीचे भी 2 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, कान के पास के बगल में भी होती है लार ग्रंथियां, और आपकी जबड़े के नीचे भी होती है 2 जोड़ी लार ग्रंथियां। तो टोटल मिलाकर हमारे मुख गुहा में, किसमें, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। प्रश्न आता है कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका हो जाएगा पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि याद रहेगा, कौन सी ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि। देखिए किसी नाम को आप जितने बार दोहराओगे उतना अच्छा रहेगा और याद भी हो जाएगा। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में से पहला ग्रंथि का नाम क्या है, पेरोटिड ग्रंथि। दूसरा क्या है आपका सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और आपका तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर। कोई अगर वर्ड आपको परेशान कर रही है उसको परेशान मत होइए, बल्कि उसको और दोहराइए, बार बार दोहराइए जब तक वो आपको आ ना जाए, ठीक है। सबमैंडिबुलर, 3 स्टेप पढ़िए, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। क्या होता है, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि होता है। तीसरा क्या होता है आपका, सबलिंगुअल ग्रंथि। तो हमारे मुख गुहा में जो मुख गुहा होता है, यानी कि जब मुख गुहा देख लो, ये आपका मुख गुहा ही है, ठीक है। कंठ के ऊपर वाले जितने भी हैं वो गुहा है। मुख गुहा में क्या क्या है बताइए, दांत और जीभ पाई जाती है और लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 लोग आपके मुख गुहा में पाए जाते हैं। दांत से भोजन को पूरा महीन कुतर पीस देते हैं, जैसे कि काटने वाला है, ये चिरने वाला है, उसके बगल वाले कुचने वाला है, जस्ट लास्ट वाले पीसने वाले हैं। भोजन आपका पिसा चुका है, साथ ही आपका जीभ जो है थोड़ा सा मदद कर दी, आपको कुटवाने पिसवाने में हेल्प कर दी। जैसे आप लोग एक जमाने में, पुराने जमाने में, दादी जमाने में ढेका आप लोग सुने होंगे, ढेका होता है ना, जो लोग कूटते हैं, एक लोग कूटते हैं और एक बगल के लोग क्या होते हैं, जो भी आपका धान वो फैल जाता था, फैला हुआ, उसको उठा के फिर से उसी में डाल देते हैं। इधर लोग कूटने वाले हैं और इधर जो होते हैं लोग ना बटोर बटोर को वहां पे रखने वाले हैं, क्योंकि आप वहां पर रखोगे नहीं तो कुटाया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से दांत में आप जीभ क्या करती है ना, सबको सारे भोजन को ढूंढ ढूंढ के लाती है और दांत के बीचों बीच रखती है ताकि दांत मेरा पिसा जाए। जो नहीं पिसाया फिर से लाती है, दांत मेरा पिसा जाए। तो जीभ ने क्या किया, दांत को पिसवाने में मदद किया, ठीक है। तो फिर लार ग्रंथि ने क्या किया, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार का स्राव होता है, ठीक है। सभी ग्रंथियों से क्या होता है आपका, लार का स्राव होता है। सभी ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार का सिक्रेशन होता है। किसका, लार का स्राव होता है। किसना होता है, लार का स्राव होता है। जो भोजन को, किसको, लार क्या करती है, भोजन को लसलसा, लसलसा, चिपचिपा, चिपचिपा, लसलसा और चिपचिपा बनाती है, लसलसा और चिपचिपा बनाती है, जिससे जिससे भोजन, जिससे भोजन क्या होता है, जिससे भोजन लुढ़कता हुआ या घिसकता हुआ, लुढ़कता हुआ, जिसे भोजन आसानी से ग्रास नली में, किसमें, अब देखिए लार ग्रंथि से भोजन जब मिल गया, भोजन से तो सीधा रास्ता क्या है, ग्रास नली का है, लेकिन यहाँ पे दरवाजा भी है, ग्रसनी चुनना होता है किस नली में जाए, लेकिन उसके बाद तो सीधे ग्रास नली में ही आएगा। तो आसानी से भोजन कहाँ चला जाएगा, ग्रास नली में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ग्रास नली में चली जाती है। अगर आप अच्छे से लार में भोजन नहीं मिलाएंगे ना, अगर आप अच्छे से भोजन चबा चबा के नहीं खाएंगे, चबा चबा खाने का मतलब होता है लार को मिलने दीजिए भोजन में, तब देखिए आसानी से आपको बहुत ही नरम से खाना अंदर में निगल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते, इतनी हड़बड़ी में खाते हैं, पता नहीं किस बात की हड़बड़ी होती है भाई, बहुत लोग बिजी भी होते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग जो खाना खाते हैं लार ठीक से मिल नहीं पाता है, बहुत हड़ी हड़ी खाते हैं, 2 बार घुमाए बस निकलो, उनको निगलने में बहुत कठिनाई होती है, ऐसा लगता है जैसे दर्द का अनुभव होता होगा, निगल नहीं पाते हो। जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, जल्दी पानी पिएंगे तो छल से क्या होगा, भोजन नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उनको पता है सूखा भोजन जो हो कंठ को पार कर ही नहीं सकता।
इसलिए को पानी की सहारा लेना पड़ता है। पानी लेंगे तब जाकर वो अंदर की ओर भोजन गिरेगा। लेकिन अगर आप आराम से भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको बीच में पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हालांकि लोग बोलते भी हैं खाना खाते समय मतलब एक आराम से पानी पीजिए। हाँ, लेकर बैठना चाहिए पानी इसीलिए ताकि आपको बहुत जल्दी है तो पानी लेकर बैठिए, ताकि आप हड़बड़ी में खाएंगे भोजन को, ना अच्छा से कुटवाएंगे, ना पिसवाएंगे और ना ही लार में मिलाएंगे, तो उसको निगलने में क्या होगा, कठिनाई होगा। आपको दर्द की अनुभूति भी होगी कि कंठ से निगलने में दिक्कत हो रही हो, दर्द हो रहा हो। ठीक है, कब? जब आप भोजन में अच्छे से लार नहीं मिलाएंगे तब। जब अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो लार अच्छे से जब मिल जाएगा तो आपको निगलने में कठिनाई नहीं होगी। बहुत ही आसानी से बिना पानी की मदद लिए आपके लार अपने भोजन को आसानी से ग्रास नली में चली जाएगी, आप निगल सकते हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमने लार ग्रंथि के बारे में बस इतना ही आपको जानना था कि हाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पेरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। और इन तीनों से क्या निकलता है? आपका लार निकलता है। क्या निकलता है बताइए? तीनों से आपका लार निकलता है, लार का स्राव होता है। और ये लार क्या करता है? भोजन को लसलसा और चिपचिपा, पूरा लसलसा चिपचिपा छलछला बनाती है, जिससे कि भोजन आसानी से ग्रास नली में गिर जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो भोजन को निगलना कहते हैं। तो ये हमारा लार ग्रंथि खत्म हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रसनी। हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा? ग्रसनी। पहला हमारा टॉपिक क्या था? मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन शुरू हुआ, अब कहाँ चला गया? ग्रसनी में चला गया। ठीक है, अब हमारा ग्रास नली भी पढ़ना होता है। लार में क्या होता है? देखिए लार के बारे में क्या है कि लार का जो पीएच मान होता है, लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। 6.8 होने का मतलब क्या है? उदासीन तो होता ही है लेकिन हल्की अम्लीय भी होगा, क्योंकि आपने जब स्केल बनाया होगा 7 पे उदासीन होता है, 7 से इधर जो जाओगे तो क्षारीय हो जाएगा, होगा ना। और आप 7 से कम जाओगे तो क्या रहेगा? आपका अम्लीय रहेगा। तो 7 से कम ही है ना 6.8, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी हल्की अम्लीय भी होती है। अगर आपका स्वाद आए तो अम्लीय लार कैसी होती है? तो थोड़ी अम्लीय होती है। ठीक है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। और हाँ, लार का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि लार में जो होते हैं आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में क्या पाए जाते हैं? लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में आपके पाचक एंजाइम, पाचन एंजाइम बोलिए, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम जैसे कि आपका जाइमेज हो गया, जाइमेज, टाइलिन, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। मुख्य रूप से आपको टॉलिन याद कर लेना है। टॉलिन एंजाइम आपको कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में पाया जाता है। और आपका स्टार्च का पाचन ये करता है। स्टार्च का मतलब जो रोटी वोटी चबाती है ना हम लोग, ऊपर पपड़ी वाला स्टार्च पाया जाता है, माल्टोज, तो उसका पाचन शुरू हो जाता है मुख गुहा से। इसीलिए हमारा रोटी के ऊपरी पपड़ी मिठास लगता है, मीठा लगता है, क्योंकि उसका घटन मुंह में लार के द्वारा होता है। तो लार में पाचन एंजाइम जाइमेज, टाइलिन, एमाइलेज एवं जल क्या पाते हैं? जल, लवण, जल है ना, K++ जो होता है ना ये पाया जाता है, थोड़ा सा Na++ पाया जाता है। ठीक है, और Cl, लवण तो मतलब है ही, और आपके जो होते हैं लवण, जल इत्यादि पाए जाते हैं आपके लार में। ठीक है, इत्यादि पाए जाते हैं, जल भी पाए जाते हैं, पानी की मात्रा भी इसमें लार में पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन नाम का एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आपके लार में पाया जाता है। और लार का पीएच में कितना होता है? 6.8 होता है। तो ये हमारे लार के बारे में कहानी हो गया। लार हमारे भोजन के लिए बहुत जरूरी है, लार का बनना बहुत जरूरी है। देखिए लार का बनना बहुत जरूरी होता है। मुंह में अगर लार नहीं बनेगा, मुंह सूखने लगेगा, तो समझिए आपके अंदर बीमारी का संकेत है। ठीक है, लार से बहुत सी बीमारियों का जांच लार के द्वारा भी होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो लार नहीं बनना मतलब बीमारी का संकेत होता है। लार का बनना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक, और आपने कभी सुना भी होगा कि पानी जो होता है, पानी को आप लोग आराम से पीजिए, मुंह में लेकर पीजिए और धीरे धीरे पीजिए। पानी को मुंह में लेकर थोड़ी देर रखिए और आराम से घुट घुट करके पीजिए, मतलब जितनी तो मुंह में पानी लेना और फुलाना। बहुत लोग क्या करते हैं, ढक्कन खोलेंगे, एक घट 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 सीधे कंठ में डाल देंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए लार में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मारते हैं। आपके पानी में ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आपके वातावरण में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, न जाने कितने सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रवेश कर गए होंगे, लेकिन लार बन रहा है तो फिक्र नहीं है, क्योंकि मुंह में बोलते बोलते लार भी बनता है। और ये लार क्या करते हैं? हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रवेश कर गए हैं, ये लार में जो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो बैक्टीरिया को मार डालते हैं। ठीक है, अगर फिर भी बैक्टीरिया नहीं मरेंगे तो फिर अंदर बताएंगे आपको, अंदर बहुत सारे व्यवस्था बनाए गए हैं बैक्टीरिया को मारने का, टेंशन मत लीजिए।
बस आप अपना ख्याल रखिए कि भाई पानी को कैसे पीना है, क्योंकि आप ही जो भी सिक्योरिटी गार्ड आपके मुंह में बैठे हुए हैं, आप उनको मौका तो दीजिए बैक्टीरिया को मारने का, कि डायरेक्टली कंठ में ही डाल दीजिए, फिर आप चोरी खुद करवा रहे हैं अपने घर में। ठीक है, तो मुंह में क्या कीजिए, पानी को लीजिए, मुंह को पूरा भर के रखिए, फुला के रखिए, ताकि लार अच्छे से पानी मिल जाए, तब निगलिए उस पानी को। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको क्या करना है, पानी में लार को मिलाना है। लार मिलाने से क्या होगा, आपके अंदर जो भी टाइलिन एंजाइम है, वो सारे पानी में जितने बैक्टीरिया हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे ना, उसको देखकर मार डालेंगे। ठीक है ना, इसलिए जरूरी होता है आपको सही तरीके से पानी पीना। ठीक, तो उसके बाद आपको पता ही होगा ब्रश करने का जो भी क्या प्रावधान है। तो आपका जो भी रात भर जब आप सोते हो तो लार नहीं बनता है। जितने आप जीभ को घुमाओगे, उलट पुलट करोगे, बोलोगे, तभी तो आपका लार बनना शुरू होगा, वरना चुपचाप बैठने रस लार नहीं बनता है। ठीक है ना, और सोने समय में लार नहीं बनता है। जब लार नहीं बनता है तो रात में जो भी खाना खाए थे तो उसमें सड़ने चिपकने लगता है। लार बनता तब ना आपका बैक्टीरिया का होता नाश होता। तो रात में क्या होता है, लार तो बनता नहीं है, इसीलिए क्या होता है, रात भर में सारे मुंह में कीड़े भरे रहते हैं, और सुबह उठते उठते हमें क्या होती, इच्छा करती है ब्रश करने की इच्छा करती है। दिन में आपको करता है कि अभी भाई बोल के आ रहे ब्रश कर ले, अभी भाई गोला से आ रहे ब्रश कर ले, अभी भाई यहाँ से आ रहे ब्रश कर ले, अभी वहाँ बाजार से आ रहे ब्रश कर ले। नहीं, कब आपकी इच्छा होती ब्रश कर ले, जो आप सो के उठते हो तब, सो के उठे हुए ब्रश कर ले, कुछ खाने से पहले, क्योंकि खाना आपका सीधे अंदर जाएगा, तो उससे पहले आपको ब्रश करने की इच्छा जागृत होती है, और करना भी चाहिए। ठीक है, दिन में 5 बार ब्रश क्यों नहीं करते, एक ही बार क्यों करते हैं। और खाना खाने के बाद भी ब्रश कर सकते हैं, ताकि पता ही है कि लार तो बनता नहीं है, तो जो भी पार्टिकल्स होगा भाई मोटा मोटी निकाल लीजिए, और महीन पार्टिकल्स जो सड़ रहे होंगे वो सुबह ब्रश करके निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, इसीलिए सुबह ब्रश करते हैं, क्योंकि रात भर में लार बनता नहीं। अगर लार बनता तो ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो है आपको मार डालेगा, सारे लार जो है ना बैक्टीरिया को मार डालेगा। ठीक है, तो ये हमारा लार ग्रंथि के बारे में हो गया। अब आते हैं हम लोग ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी आते हैं ग्रसनी और ग्रास नली को समझते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ये कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने भोजन को लेकर चलते हैं। हमारा भोजन अभी उठ चुका है, पीस चुका है, और लार में भी सन चुका है। अब इस भोजन को हम लोग लेकर चलते हैं, इस गेट के पास, जहाँ ग्रसनी नाम का गेट लगा हुआ है। तो ग्रसनी जो होती है हमारी, मुख गुहा हमारी कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। पता ही होगा मुख गुहा कहाँ आगे कर खुल रही है, ग्रसनी है ना, कंठ जहाँ होता है, फैरिंग्स कहते हैं इसको, हम लोग फैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फैरिंग्स के नाम से इसको जानते हैं। कहीं आपको फैरिंग्स लिखा मिलेगा तो समझिएगा ग्रसनी की बात हो रही है। तो ग्रसनी क्या होती है कि जो मुख गुहा का अगला भाग है, मुख गुहा कहाँ खुलती है, ग्रसनी में। खुलना मतलब मुख गुहा आगे कहाँ खत्म हो रही है, यानी कि मुख गुहा का आगे का रास्ता क्या है, आगे का ग्रसनी है ना। तो मुख गुहा कहाँ खुलती है बताइए, तो मुख गुहा हमारा ग्रसनी में खुलती है। मुख गुहा कहाँ खुलती है, मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी है, ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, खुलती है। ग्रसनी 2 भागों में बटी रहती है। ग्रसनी कितने भागों में बटी है, ग्रसनी 2 भागों में बटी होती है। कितने भागों में, 2 भागों में बटी होती है। क्योंकि ग्रसनी के पास आप आइएगा ना, 2 रास्ता दिखाई पड़ेंगे। एक रास्ता आपका सीधे श्वास नली में जाएगी। देखिए ये रास्ता कहाँ जाएगी, आपको श्वास नली में जाएगी, ऊपर की ओर, यानी कि हवा इधर चली जाएगी श्वास नली में। और एक पीछे से जो रास्ता, जो खाना का रास्ता है ना, पीछे से चला जाएगा सीधे आमाशय में, यानी कि ग्रास नली में। तो ग्रसनी 2 भागों में बटी होती है। एक को बोलते हैं आपको कंठ द्वार, क्या बोलते हैं, कंठ द्वार, और दूसरे को क्या बोलते हैं, निगल द्वार। निगल का मतलब होता है खाने को निगलना, खाने वाले द्वार को क्या बोलते हैं, निगल द्वार कहते हैं। एक को बोलते हैं कंठ द्वार, दूसरे को क्या बोलते हैं, निगल द्वार। जो हमारा कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार, जो कंठ द्वार है, यह श्वास नली में खुलती है। कहाँ खुलती है, आगे चल के श्वास नली में खुलती है ना, श्वास नली में खुलती है। श्वास नली समझ आ रहा है, फेफड़ा श्वास नली में खुलती है। और जो आपका निगल द्वार है, ये हमारे लिए काम का चीज है, कौन, निगल द्वार। और जो आपका निगल द्वार है वो कहाँ खुलती है, ग्रास नली में खुलती है। और भोजन को हमको कहाँ ले जाना है, श्वास नली में कि ग्रास नली में, आप सोच लीजिएगा। ठीक है, तो निगल द्वार से क्या होगा, निगल द्वार कहाँ खुलती है, तो निगल द्वार जो है आपकी ग्रास नली में खुलती है। कहाँ खुलती है निगल द्वार, ग्रास नली में खुलती है, ग्रास नली में खुलती है।
चलिए, खाना को लेकर हम जैसे ही आगे बढ़े, हमारा जो खाना लसलसा जो हो चुका है, तो वहाँ गेट के पास आए। गेट के पास देख रहे हैं, अरे बाबा 2 दरवाजा है, हम कौन से रास्ते पे जाएं? एक आपका कंठ की तरफ खुलता है और एक आपका निगल की तरफ खुलता है। अगर हम कंठ द्वारा खाना को लेकर चले गए तो सीधे श्वास नली में आ जाएगी। इसका नाम क्या है? आपका श्वास नली नाम है। इस वाले जो आप देख रही हो ना, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसका नाम क्या है? श्वास नली। और श्वास नली में खाना जाने के मतलब है ये चला जाएगा सीधे सीधे फेफड़े में खाना। अब बताइए, फेफड़े में खाना जाएगा तो क्या हाल होगा? फेफड़े में हवा का संपर्क होना चाहिए ना, हवा का आदान प्रदान होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो आपका गलत रास्ता चुनने से आपकी मौत भी हो सकती है। तो रास्ता सही चुनना है कि खाने को किधर निगलना है। आप तो आपका काम क्या है? खा रहे हो, बस निगल रहे हो, खा रहे हो, निगल रहे हो। लेकिन वो निगला हुआ खाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि हम कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि कंठ के बाद 2 रास्ते खुलते हैं। एक आपका श्वास नली की ओर जाएगा और एक आपका ग्रास नली की ओर जाएगा। खाने को कहाँ ले जाना है? श्वास नली में कि ग्रास नली में? क्योंकि नाक का भी रास्ता जा रहा है, सांस भी लेना होता है। तो सांस का रास्ता ये है आपका, जो सांस लेते हैं नाक से आता है, ये नाक वाला, ये सीधे श्वास नली में आता है, ऊपर ऊपर फेफड़े में। और आपका जो मुख होता है वो सीधे कहाँ आता है? ग्रास नली में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? मेन पॉइंट आपका, ठीक है, ग्रसनी में एक आपका ढक्कन होता है। ग्रसनी में क्या पाता है? ढक्कन पाता है, एपीग्लांटिक नाम का। या आपको याद कीजिएगा, एपीग्लांटिक नाम का ढक्कन होता है। क्या नाम है इसका? एपीग्लांटिक। एपीग्लांटिक नाम का एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाता है? ढक्कन होता है, जो कि मांस की और क्या बोलते हैं, अस्थिमय, थोड़ा सा उपास्थीमय होती है। ढक्कन क्या पाई जाती है? आपका ढक्कन, ढक्कन पाई जाती है, ढक्कन होती है, ढक्कन पाई जाती है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। यानी कि श्वास नली में जाने देती है ना, श्वास नली में जाने से रोकती है। कौन रोकती है? वो ढक्कन सांस जाने से रोकती है। ठीक है, ढक्कन रोकती है। देखिए, इस बात को समझिए, आप जब खाना को लेकर आ रहे थे तो आपके पास 2 रास्ते थे। यानी कि जब आप खाने को लेकर आ रहे हैं, 2 रास्ते हैं। एक आपका इधर से खुल रहा है और मान लीजिए एक और रास्ता इससे जस्ट पीछे से खुल रहा है। खाने को आप इसमें डालेंगे कि इसमें डालेंगे? ठीक है, खाने को आप इसमें डालेंगे कि इसमें, क्योंकि ये जाएगा श्वास नली फेफड़ा और ये जाएगा सीधे अमाशय में जाएगा। ठीक है, तो श्वास नली यानी कि जो खाना लेकर आप आए हैं, ये आपका क्या भोजन है, तो भोजन को हमको ले जाना है ग्रास नली में। ये आपका श्वास नली है और ये आपका ग्रास नली है। ठीक है, ग्रास नली है। तो आपको भोजन को किस नली में ले जाना है, वहां पे डिसाइड करेगा। ढक्कन होती है, यहाँ पे क्या होती है? ढक्कन होती है, एक ढक्कन होती है, ऐसे ढक्कन होती है। ठीक है, क्या होती है? ढक्कन होती है। ये ढक्कन एपिग्लांटिक कहलाती है। क्या करती है? जैसे कि मान लीजिए आप जब खाना को निगलेंगे, 2 ढक्कन यहाँ पे होती है, एक ही ढक्कन है, कभी इसको बंद करेगी, कभी इसको बंद करेगी, कभी इसको बंद करेगी, कभी इसको बंद करेगी। ठीक है, दो मुंह है, ऐसा 2 नली है, एक ढक्कन है, कभी इसको बंद करेगी, कभी इसको बंद करेगी, इसको चलता रहता है। कब? जब आप खाना को निगलते हैं ना, तो उसमें वो 7 नली को बंद कर देती है। खाना सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा? आपकी ग्रास नली में चला जाएगा। जब आप सांस लेते हैं उस समय आपका ग्रास नली का ढक्कन बंद रहता है। अभी हम खाना तो खा नहीं रहे, तो मेरा ऑटोमेटिक ग्रास नली और जो भोजन का रास्ता वो बंद रहेगा। सीधे सांस लेंगे, ग्रास नली में चली जाएगी, सांस लेंगे, सीधे श्वास नली में चली जाएगी। और जब खाना खाते हैं, भोजन को निगलते समय आप देखिएगा आपकी सांसें रुक जाती है। दूध को पीते समय देखिएगा आपकी सांसें रुक जाती है। पानी को निगलते समय देखिएगा आपकी सांसें रुक जाती है। एक पल पे आप एक अनुभव करके देखिएगा। जब आप खाना खाते हैं उसमें सांसें रुक गई होती है। जब आप पानी पीते हैं सांसें रुक गई होती है। सांसें रुक गई मतलब आपकी वो ढक्कन बंद हो चुकी है, सांस वाली, और एक ही रास्ता खुला है, कौन सा? ग्रास नली वाला। और भोजन सीधे ग्रास नली से होते हुए आपकी अमाशय में पहुंच जाएगी। तो कौन मदद करता है आपकी ग्रास नली में? आपकी एपिग्लांटिक ढक्कन। भगवान ने ऑलरेडी आपको बनाकर भेजा है ढक्कन। कब आपको इसको बंद करना है, कब आपको इसको बंद करना है। ठीक है, आप लोग सरकना सुन लीजिए कि सरकता है बहुत लोग का, आंख में पानी आ जाता है, नाक से भी पानी बाहर आ जाता है। वो सरकना क्या होता है? तो बहुत लोग तो अंधविश्वासी लोग तो बोलते हैं कि कोई नाम ले रहा है। क्यों भाई? नाम लेने वाले लोग आप खाने के लिए बैठे हुए, जो आप खाओगे तभी वो नाम लेगा। तो ये क्या होता है? हमारी लापरवाही होती है। जैसे कि हम जब पानी पी रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसमें पता ही होगा कि सांस को बंद करना होता है, सांस बंद हो जाती है और आपकी ग्रास नली चालू रहती है। इसी दौरान कोई कॉमेडी बात सुन के या हंसी उसी होता है या टीवी देख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हम हंस देते हैं। इससे क्या होता है? आपके कंठ खुल जाती है और पानी गलती से ढक्कन जब खुल जाएगी तो पानी जो है आपका श्वास नली में चली जाएगी। जितना था ग्रास नली में, और आपके हंसने से या बोलने से कहाँ चली गई? आपकी सीधे ग्रास नली में चली गई। और आपकी श्वास नली में, श्वास नली में आपको पता ही होगा हवा का आना, हवा का जाना लगा रहता है।
जैसे ही आपका पानी चला जाएगा श्वास नली में, तो हवा जब आ रही है ना, उस पानी को सीधे बाहर निकलेगा। अरे भाई इधर कहाँ, चलो बाहर निकलो, तो सीधे प्रेशर से बाहर आएगी, तो नाक से आपका पानी सीधे बाहर, क्योंकि नाक से गैस निकालते हैं, तो गैस तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, लेकिन जब पानी बाहर आएगा ना, तो फिर सोच लीजिए आपका क्या हालत कर देगा। उसमें आपको लगता है कि बाप रे बाप, कितने भारी मुसीबत से बच गया, मौत ही आने वाली थी। हालांकि मौत भी बहुत लोग का ऐसा हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो रखना क्या होती है, किसी के नाम लेना नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा क्यों नाम लेगा जिससे आपको जान की नौबत आ जाएगी, जान जाने की, ठीक है। हमारी लापरवाही होती है, क्योंकि एपिग्लैंड ढक्कन जो होता है गलती से खुल जाता है, और हमारे जो पानी का रास्ता था ना, वो आपकी ग्रास नली से थोड़ी सी जो हाड़ का अंश श्वास नली में चली जाती है, जिससे कि आपका हवा के प्रेशर से फेफड़ा क्या करता है, उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये हमारे श्वास नली के ग्रसनी के बारे में हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो अब हमारा यहाँ से डिसाइड हो गया खाना को कहाँ ले जाना है, बताइए कहाँ, श्वास नली में कि ग्रास नली में? ग्रास नली में। तो हम सीधे कहाँ चलेंगे, और ग्रास नली में चलेंगे, और ग्रास नली जब पढ़ लेंगे तो सीधे हमारा अगला पार्ट क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, ठीक है। तो अमाशय अगर क्या टाइम होगा तो छोड़ देंगे, ग्रास नली पे आते हैं। ग्रास नली हमारा क्या होता है? ग्रास नली बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि ग्रास नली में कोई पाचन उचन नहीं होता है, कोई ग्रंथि नहीं है, कोई लाल ग्रंथि, कुछ नहीं होता, सीधे एक रास्ता है जो लंबी होती है, ठीक है, सीधे आपको यहाँ पहुंचाने वाली एक लंबी रास्ता होती है, ठीक। तो ग्रास नली में आपको हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक रास्ता है, और क्या, ग्रसनी ग्रास नली में खुलती है, आगे यही लिखवाना है। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं, ग्रास नली क्या होती है। ग्रास नली, इसको ओसोफेजियस बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा का हमारा भोजन डिसाइड हो चुका है। मुख गुहा का जो सना हुआ, लार से सना हुआ भोजन है, वो कहाँ चले जाएगा, ग्रास नली में खुलेगा। कहाँ खुलेगा, ग्रास नली में खुलेगा, ठीक है। तो मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन, भोजन कहाँ खुल जाएगा, कहाँ गिर जाएगा आपका, ग्रास नली में। कहाँ खुल जाएगा, आपकी ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है, आपकी ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली में कर्मानुपूचन के कारण, कर्मानुपूचन का मतलब होता है, ग्रास नली जब खाना को ले लेगा तो आपका कहीं वो फूलेगा, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं फूलेगा, कहीं पतला हो जाएगा, जैसे कि ऐंठन टाइप का होता है। ऐंठन टाइप नहीं होता, कुछ दबाएंगे, जैसे मान लीजिए कुछ दबाएंगे तो आगे घसकते चला जाएगा, घसकते चला जाएगा, घसकते चला जाएगा, घसकते चला जाएगा। वैसे ही जैसे ही आपकी मांसल नली है, इस नली में जैसे ही खाना आता है, ऐसे फंसा हुआ खाना है, तो उसको क्या होता है, पीछे से लोग दबाते हैं, थोड़ा सा घसक जाएगा, फिर दबाएंगे, थोड़ा सा घसक जाएगा, फिर यहाँ दबाएंगे, तो ऐसे ही क्रम से कुंचन होता चला जाता है। उसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन। क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन। तो ग्रास नली में कर्मानुकुंचन के द्वारा भोजन खिसकता हुआ, भोजन क्या कर रहा है, खिसक रहा है ना, अचानक दौड़ कर नहीं गया, खिसकते खिसकते गया, आराम आराम से, ठीक है। तो भोजन कहाँ से कैसे चलेगा, खिसकता हुआ, सही लिखे हैं, हाँ जी, खिसकता हुआ अमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है, खिसकता हुआ अमाशय में पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है, ठीक है। और आप एक नोट पॉइंट का लिख देंगे यहाँ पे कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि एक रास्ता है भाई कि इधर वाला भोजन को सीधे यहाँ से होते हुए कहाँ अमाशय में पहुंचाने का एक रास्ता है, वहां पे कुछ नहीं होता, रुकता भी नहीं है भोजन, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो ग्रास नली में एक नली नाम है, नली मतलब पाइप है, और क्या, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, और ना ही कुछ स्राव होता है। यहाँ ग्रंथि भी नहीं है, ना ही भोजन का स्राव होता है, कुछ स्राव नहीं होता, नहीं पाचन होता, बस एक रास्ता है जो सीधे ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, अमाशय में। समझ गए, बस इतना ही लिखना था, आप उसको लिख लीजिए। फिर आपके अमाशय के बारे में आते हैं। आप देख लीजिए अमाशय की आकृति कैसी है, ठीक है। अमाशय के बारे में आ रहे, अमाशय क्या होता है, ऐसे कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या होता है, अमाशय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अमाशय तो भाई बनता है, आज इसको कंप्लीट कर ही देते हैं अमाशय के बारे में। फिर हमारा रह जाएगा अमाशय के बारे में, छोटी आंत में खुलेगा, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में खुलेगा। फिर उसके बाद फिर अग्नाशय पे आएंगे, लीवर पे आएंगे, ठीक है। कुछ 4 टॉपिक रह जाएंगे जो कि आप कल पढ़ लेंगे। कल मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर रहना चाहिए, और इससे बाहर तो कुछ है नहीं।
तो जो भी 4-5 टॉपिक बच जाएंगे कल उसको निपटान कर लेंगे। कल आने की लास्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा, लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम लेकर आएंगे लेसन 2 श्वसन, ठीक है, मानव श्वसन लेकर आएंगे। चलिए हम देखते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय क्या होता है? अमाशय बच गया हमारा। तो हमारा भोजन अब आ चुका है कहाँ? अमाशय में, यानी कि ग्रास नली भी पढ़ लिए। ग्रास नली से होते हमारा भोजन कहाँ आ चुका है? अमाशय में। याद रखिएगा, भोजन को अमाशय में छोड़ के जाएंगे, कल आएंगे तो छोटी आंत में फिर बड़ी आंत तक पहुंचाएंगे। हमारा भोजन कहाँ पहुंच गया? अब अमाशय में पहुंच गया। अमाशय में क्या हुआ इस भोजन के साथ, जरा देखिए। अमाशय अमाशय का आकृति आप देख रहे होंगे कि ये आपकी जो ग्रास नली थी, ये लंबा डंठी, ये आगे चल के कुछ ऐसी फूली हुई भाग बन गई और ये आपका एक तरह से जी आकार का बना रही है। ऐसे आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसा ही हमारा अमाशय होता है। और ये आपका ये क्या था? ग्रास नली था। ये आपका क्या था बताइए? ये हमारा क्या था? ग्रास नली था, ठीक। और ये इस तरह से आपको जब ग्रहणी कहते हैं, जो कि छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? एक छोटी आंत का भाग है। यानी कि बोल सकते हैं अमाशय हमारी कहाँ खुलती है? छोटी आंत में खुलती है, ठीक है। ग्रास नली कहाँ खुलती है? अमाशय में खुलती है। अमाशय कहाँ खुलती है? छोटी आंत में। छोटी आंत कहाँ खुलती है? बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत खुलता है मल द्वार, यानी कि गुद्दा एनस में खुलता है। ये आप फिगर बना लेंगे, ठीक है। आपका जो ये आपका ग्रास नली और अमाशय के बीच का जो पोर्शन दिख रहा होगा थोड़ा सा चौड़ा है ना, थोड़ा सा है ना। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग बोलते हैं। नाम क्या है आपका? कार्डियक नाम है। ये कार्डियक में एक भाग भी पाया जाता है। भाग का मतलब होता है कुछ ऐसे कपाट पाया जाता है जिससे कि आपके अमाशय वाला भोजन वापस ग्रास नली में ना चला जाए, उल्टा ना चला जाए। ये उल्टा कब जाता है पता है? जब आपको उल्टी होती है। जब आपकी उल्टी होती है या आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, जब आपकी निचली बेचैनी परेशानी या धूप में जाने के बाद आपको थोड़ा सा विचलित बेचैनी लगने लगता है, मन व्याकुल हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, बेचैनी हो रही है, तो आपका उल्टी की इच्छा होती है। तो हार्मोन से क्या होता है? आप पे प्रेशर कर देता है उल्टी का। इस प्रेशर कारण आपका क्या होता है? खाना जो होता है इस भाग को खोल के ऊपर चला जाता है और मुंह से फिर से बाहर आ जाता है। उल्टी में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपका एक कहाँ पर दीवार पाया जाता है, इसको कार्डियक भाल्व भी कहते हैं। कार्डियक वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है वाल्व आपको जो भी अमाशय में भोजन आया हुआ है उसको पुनः ग्रास नली में नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इस वाले को बोलते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है अमाशय के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक वाल्व, और जो आपका नीचे वाला भाग है ना, यहाँ भी भाग होता है, तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक भाग। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं इसको? पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व कहते हैं इस वाले को। और जो आपको फूला हुआ भाग दिख रहा है इसको फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फूले वाले भाग को फंडस कहते हैं। ये आपका अमाशय का तो ये हो गया, इसको बना लेना है आपको। आकृति अमाशय की संरचना है ये, ठीक है। ग्रास नली आगे चल के बन गया अमाशय, इसको बोलते हैं टोटल अमाशय का आकृति है भाई। ये अमाशय आपका है, ये आपका क्या है? अमाशय है। क्या है आपका? अमाशय है। तो अमाशय के ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, नीचे वाले भाग को पाइलोरी कहते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है उसको फंडस कहते हैं। याद रहेगा, अमाशय के नोट्स में लिखवा देंगे। 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस। भाग भी पाए जाते हैं ताकि भोजन आपका सही समय पे रहे। और कहानी सुनिए इसका, अमाशय में क्या होता है। अमाशय में जो होती है ना, अमाशय के अंदर जो इसकी जो कोशिकाएं होती है अमाशय की, वो कहीं कहीं धंस गई होती है, धंसी होती है। जो इसकी दीवार होती है अमाशय की, मान लीजिए इस अमाशय की कोई दीवार होगी, ऐसी होगी ना, इस अमाशय की कोई दीवार होगी ऐसी, ये बीच में कहीं कहीं धंसी होती है। ऐसे क्या होती है? बीच में कहीं कहीं धंसी होती है। तो जो आपकी धंसी होती है ना, इसी को हम लोग जठर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। जो आपकी धंसी होती है जो क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। इसमें से ये हटा देते हैं ताकि आपको आकृति बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना ही बनेगा। तो हम अगला बता रहे हैं क्या, जैसे मान लीजिए आपका ये अमाशय है, इस अमाशय में आपकी जो अंदर की जो दीवार, इतनी मोटी तो दीवार होगी नहीं, तो ये वाला क्या होता है? कहीं धंसा धंसा होता है। क्या होता है? आपकी धंसा धंसा होता है। तो धंसा जो है ना, इसी को तो हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। ये हमारी क्या है? जठर ग्रंथि। क्या है हमारे? ये जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, वो भी 3 लीटर। इससे क्या निकलता है आपका? जठर रस निकलता है। जठर जूस निकलता है, वो भी कितना? 3 लीटर आपका जठर रस निकलता है। 3 लीटर में से आपका 1.5 लीटर तो खाली अम्ल होता है, वो भी HCl। तो जठर ग्रंथि में आपकी 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? आपकी कोशिकाएं पाई जाती है। किसी प्रकार की 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले का नाम है आपकी श्लेष्मा कोशिका, दूसरा का नाम है आपका अम्लजन कोशिका। क्या नाम है आपका? अम्लजन कोशिका। पहले का नाम क्या है? श्लेष्मा कोशिका। दूसरे का नाम क्या है आपका?
अम्लजन कोशिका। तीसरे का नाम है आपका मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। क्या नाम है? मुख्य बोलिए या जाइमोजिन कोशिका बोलिए। जाइमोजिन कोशिका, क्या नाम है इसका? जाइमोजिन कोशिका। जठर ग्रंथि, समझा रहे प्रोसेस, फिर आप एक नोट्स बना देंगे, ठीक है। तो जठर ग्रंथि का जो धंसा हुआ भाग है उसको, अमाशय के अंदर जो धंसा हुआ भाग है उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। और इसी जठर ग्रंथि से क्या निकलता है आपका? जठर रस निकलता है, सस नहीं, क्या निकलता है? जठर रस, ठीक है। और जठर रस से जो आपका कितना होता है? आपका 3 लीटर जूस निकलता है, जठर रस। अब इस ग्रंथि के अंदर जो होती है कोशिकाएं पाई जाती है, 3 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, जिसमें से आपका क्या होता है? श्लेष्मा कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइमोजिन कोशिका होती है। ये सब क्या है? कोशिका है। नहीं, सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। सेल का मतलब क्या क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक। तो इन लोग क्या करती है? अपने अंदर से पदार्थ निकालती है। श्लेष्मा कोशिका क्या निकालेगी? श्लेष्मा निकालेगी, मतलब कि एंजाइम निकालती है। अम्लजन कोशिका क्या निकालती है? एसियल अम्ल निकालती है। क्या निकालती है? आपका एसियल अम्ल निकालेगी, वो भी 1.5 लीटर डेली का। डेली कितना निकालती है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर यही होता है, और बाकी सब मिला के 1.5 लीटर, 3 लीटर आपके जठरस निकलते हैं। एक आपके अमाशय में 3 लीटर का पानी भरा रहता है, और उसी में आपका जो खाना जाएगा वो डूबा रहता है, 3 से 5 घंटे डूबेगा उसमें, ठीक है। और जाइमोजिन से आपका निकलता है पेप्सिनोजेन नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन के लिए, स्पेशल प्रोटीन की पचाने के लिए वो निकलता है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग जठर ग्रंथि था, और 3 लीटर निकल गया आपका जठर ग्रंथि। कितना निकला? 3 लीटर आपका रस है। 3 लीटर क्या आपका? रस है, जठर रस, जिसमें से एसियल अम्ल आपका कितना है? आपका 1.5 लीटर आपका एसियल अम्ल ही है, ठीक है। 1.5 लीटर क्या आपका? एसियल अम्ल ही है। और इसमें क्या है आपका? इसमें क्या है? जो भी आपका खाना आया हुआ है, इस एसियल अम्ल में जो खाना आया हुआ है, जो भी खाना आया हुआ है, वो खाना इसमें रस में डूबा हुआ है। जैसे होता है ना कि जलेबी सीरी में डूबता है, या स्पंज आपका दूध जो रसमलाई होता है आपकी मलाई में डूबी रहती है, उसी प्रकार से ये खाना इसी में डूबी रहती है। आप देख लो, इसमें एसियल अम्ल भी है जो कि 1.5 लीटर है। और एसियल अम्ल को तेजाब कहते हैं, तेजाब, कि अगर आप हाथ पे डाल दोगे ना वो जला देगी। चेहरे पे फेंक दोगे ना, चेहरा गल जाता है। इसको एसिड अटैक बोलते हैं। बहुत लोग, लड़कियों को चेहरा लोग जला देते हैं, और ये खाना आपका उसी तेजाब में है। क्या हाल हो जाएगा हमारे खाने का। और ऊपर से वो पीस के है, दांतों में पीस के, कुटा के, जीभ से सना के, लार से सना के, अभी अमाशय में 3 से 5 घंटे के लिए सड़ेगा। कितना आपका? 3 से 5 घंटे। कितना? 3 से कम 5 घंटे इसी में आपका खाना रहेगा। 3 से 5 घंटे के लिए खाना इसी में रहेगा, तेजाब में। वो खाना खाना ही रह गया नहीं, एकदम लेई बन गया, लेई। इसमें खाना क्या बन जाता है आपका? लेई बन जाता है, लेई। और इसको हम लोग काइम भी कहते हैं, काइम कहते हैं। जो लेई बन गया ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। एकदम चिकना, एकदम छलछला, लुगदी लुगदी बन गया, लद लद बोलते हैं ना, लद लद बोलना, उनकी लुगदी बन जाता है खाना। ऐसा खाना इसमें बन जाता है, क्योंकि अम्ल से 3 से 5 घंटे वो डूबा हुआ था। याद आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ठीक। जो आपका खाना यहाँ से आया था, तो इस यहाँ पे जिसी अमाशय में आया, तो अमाशय से क्या होता है? 3 लीटर आपका जठर रस निकलता है। और जठर ग्रंथि की 3 कोशिकाएं होती है, श्लेष्मा कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइमोजिन कोशिका। और तीनों से कुछ न कुछ निकलता रहता है, और ये सब निकल के 3 लीटर का रस बनाते हैं। और इसी रस में आपका भोजन सड़ता है 3 से 5 घंटे। 3 से 5 घंटे जब सड़ेगा भोजन, तो आपका लेई बन जाएगा, लुगदी बन जाएगा, लदा लदा, जिसको कहेंगे काइम बन गया। अब इसका प्रोसेस आगे चले जाएगा छोटी आंच में, तो पिसा के एकदम पाउडर की तरह रस बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि अमाशय का एक नोट्स तैयार कर दे आपके लिए, क्योंकि एक राइटिंग में लिखा रहेगा तो सही रहेगा, और ये समझाने के लिए था। जो जो हम बताएं वो चीज को एक लिख कर आपको पेश करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको समझिए, और अमाशय की आकृति जो ऊपर आप देख रहे हो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। तब तक हम इसका एक नोट्स तैयार कर देते। चलिएगा, ये आपका नोट्स है, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, इसको जो बताए हैं वही है। तो एक बार रीड कर लेते हैं कि अमाशय एक चौड़ी जी आकार का थैली जैसा रचना है। बिल्कुल सही है, ये जी आकार जैसा लग रहा है, लेकिन चौड़ा थैली जैसा रचना है, जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहती है। आपका जो उदर गुहा, या इसके नीचे वाले को उदर गुहा कहते हैं, इसको वक्ष कहते हैं, इसको सिर कहते हैं। यानी कि शरीर के 3 भाग ही होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। ये उदर गुहा किस तरह है? बाईं ओर। आप ऐसे खड़ा हो रहे हो, ये आपका दाहिना पोर्शन, ये आपका बायां पोर्शन। ये अमाशय किधर पड़ रहा है? आपका बाईं ओर पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए खाना खाने के बाद हम लोग बाईं ओर सोना चाहिए। अगर आप दाहिने ओर सो रहे हैं तो आपका जो अमाशय है, जो 3 लीटर रस भरा हुआ है, वो उलट जाएगा, और इससे क्या होगा? आपका भोजन ठीक से पाचन नहीं कर पाएगा, और आपको थोड़ा सा अजीब बेचैनी टाइप की लगेगी। और खाना खाने के बाद अगर आप दाईं ओर से सोते हैं तो आपको काफी राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगी, नींद भी अच्छी आएगी,
भोजन का पाचन भी बहुत अच्छा होगा, अगला दिन भी आपका अच्छा रहेगा। और दवाई खाने के बाद तो खास करके आपको बाएं तरफ ही लेनी चाहिए। ठीक है, कहाँ होती है आपकी? बाईं ओर, बाईं ओर स्थित रहती है। अमाशय का अगला भाग कार्डियक, जो कि बताए थे आपका, ये कार्डियक होता है, पिछला भाग पाइलोरिक होता है और बीच का भाग क्या बोलते हैं? फुंडिक या फंडस कहलाता है। इतना हो गया। अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार इपिथेलियम की बनी होती है। किससे बनी होती है आपकी? स्तंभाकार इपिथेलियम। एक कोशिका यानी उत्तक होती है, स्तंभाकार इपिथेलियम, तो ये उत्तक होती है। तो और ये उत्तक क्या होती है, यानी कि एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है और ये स्तर जगह जगह क्या होती है? धंसा रहता है। बताया था ना, धंसा हुआ रहता है तो उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। और ये जठर ग्रंथि भी आपके अंदर 3 कोशिकाओं का बना होता है। पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा आपकी भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, श्लेष्मा म्यूकस एक कोशिका है, भित्तीय, भित्ती का मतलब अंदर का भित्ती या अम्लजन कोशिकाएं, और एक मुख्य बोली है जैमोजिक कोशिका बोली है। 3 टाइप की आपकी जठर ग्रंथि में कोशिका होती है। अब इस जठर ग्रंथि से 3 लीटर रस निकलता है, तो कौन निकालता है? ये तीनों कोशिकाएं निकलती है। ये जो पहली कोशिका आप देख रहे हो, ये म्यूकस का स्राव करती है, यानी कि म्यूकस निकालती है, एंजाइम निकालती है। ठीक है। और जो आपकी दूसरी कोशिका है अम्लजन कोशिका, आपका नाम ही है अम्लजन, एसियल अम्ल का स्राव करती है। और तीसरी कोशिका जैमोजिन क्या करती है? आपको पेप्सिजोन एंजाइम का स्राव करती है। और आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो जठर ग्रंथि होती है वो 3 लीटर रस का स्राव करती है, जिससे भोजन में क्या होता है? पाचन होता है। आप जो पेप्सिजोन के बारे में देख रही हो ना, इसके बारे में हम एक बात बताते हैं। एसीएल और पेप्सिनोजिन जो होती है जठर रस में पाए जाते हैं, लेकिन ये पेप्सिनोजिन जो होता है प्रोटीन पचाने वाला खास एंजाइम होता है, लेकिन ये प्रोटीन को कोई काम नहीं कर पाता, ये अभी निष्क्रिय अवस्था में, ये एसीएल से मिलकर सक्रिय बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक और ये कर देते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देते हैं आपको साफ करके, क्योंकि अमाशय में आपका वर्षा का भी पाचन होता है और आपका प्रोटीन का भी पाचन होता है, और उसके बाद बाकी पाचन आपकी छोटी आंत में हो जाएगी। स्टार्च का पाचन आपके मुख गुहा में होता है, अमाशय में आपका प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, बाकी आपकी छोटी आंत में सब जो भी बच्चे कुचे होंगे सबका हो जाएगा। ठीक, ये आपका पेप्सिनोजन जो है, देखिए ये पेप्सिनोजन क्या है? आपका निष्क्रिय है। कैसा है? निष्क्रिय, मतलब कोई कार्य नहीं करता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन वो क्या करता है? ये एसियल अम्ल, एसियल अम्ल क्या करता है? इसको सक्रिय करता है। क्या करता है इसको? एसियल अम्ल इसको सक्रिय करता है। इसमें क्या करता है? इसको सक्रिय, ये एसिड अम्ल से जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय क्या बना लेगा आपका? सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है काम करने लायक। ठीक है, सक्रिय आपको पेप्सिन में बदल जाएगा। सक्रिय किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन में। किसमें? आपका पेप्सिन में बदल जाएगा। ठीक है, और पेप्सिन और जैसे ही प्रोटीन से मिलेगा तो प्रोटीन का पूरी तरह से विखंडन भी पॉसिबल नहीं है, तो आधा अधूरा उसका गठन होता है और पेप्टोज में पेप्टोन में बदल जाता है। किसमें? पेप्टोन में। ये क्या करता है? ये आपका प्रोटीन से मिलेगा। किससे मिलेगा आपको? ये प्रोटीन से मिलेगा। ये प्रोटीन से मिलेगा और क्या बदल देगा उसको? पेप्टोन बदल देगा। किसमें? पेप्टोन में बदल देगा। तो अमाशय में ये घटना होती है। अमाशय में जो आपका पेप्सिनोजन निकला हुआ है वो एसीएल से मिलता है, तो क्या बन जाता है? सक्रिय पेप्सिन। और आपका जो खाना है जो 3 घंटा से उसमें सड़ रहा था, तो आप पेप्सिन प्रोटीन से मिलेगा, जो रोटी में, दाल में, सब्जी में प्रोटीन पाया जाता है ना, तो आप जो पेप्सिन प्रोटीन से मिलेगा तो क्या बन गया? आपका पेप्टोन बन गया। और यही पेप्टोन आपका कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा तो पिसा जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, और आपका वसा का पाचन। ठीक है, आप क्या लिखोगे नोट पॉइंट कि अमाशय में प्रोटीन एवं वसा का पाचन होता है। क्या होता है? वसा का पाचन होता है, पाचन होता है। ठीक, और क्या लिखेंगे आप? अमाशय में, ठीक है, अमाशय में क्या होता है? बना भोजन लुगदी, ऐसा लुगदी या लेई के समान हो जाता है। कैसा होता है? लुगदी या लेई के समान हो जाता है। इसको हम लदो लदो कर रहे थे ना, वही समान हो जाता है, जिसे हम लोग कायम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम लोग कायम के नाम से जानते हैं। प्रश्न आ सकता है कि कायम क्या होता है? तो अमाशय में जो भोजन होता है, ठीक है, लीटर जो जठर रस होता है उसमें 3 से 5 घंटा रहता है और एक लुगदी बन जाता है, लद बन जाता है, उसी को कायम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। और अमाशय पता ही होगा अम्लीय माध्यम होता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट बात आपके अमाशय के बारे में है। ठीक है, पता है आपके अमाशय में जो एसिड अम्ल होता है, पेट को मतलब अगर आप खाली पेट रहोगे, बहुत दिन तक उपवास कर रहे हो, 9 दिन तक नवरात्रि कर रहे हो, बहुत लंबा टाइम से कर रही हो, तो क्या होगा? आपके पेट में अम्ल बन रहा है और आपको भोजन वो मिल नहीं रहा है, तो तेजाब है ना वो,
तो क्या करेगा, बाकी सारे जितने भी निकल रहे थे पेप्सिनोजेन को मार डालेगा, म्यूकस को मार डालेगा और एसिड अम्ल को बौखला जाएगा। तो फिर क्या होगा आपका, फिर क्या होगा, आपके पेट में अल्सर हो जाएगा। अल्सर का मतलब होता है अमाशय में जो घाव फोड़े हो जाते हैं उसको अल्सर कहते हैं, ठीक है। अमाशय में जो घाव फोड़े बन जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, अल्सर होता है। फिर तो कहना नहीं अल्सर क्या होता है। फिर आपके पेट की अम्लता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब बहुत सारे हैं कारण आपके जो कि अमाशय में अम्ल के कारण उत्पन्न होते हैं प्रॉब्लम। तो ठीक है, अभी आज का यही टॉपिक था। आप लोग इसके जस्ट नीचे आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, जगह नहीं था ना इसीलिए हम इसको ये नहीं किए। तो यहाँ पे आपका HCl अम्ल क्या करता है, HCl अम्ल से मिलता है तो सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिन से क्या बनता है, पेप्टोन बदल जाता है, ठीक है। और अमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है और जिससे भोजन क्या हो जाती है, लुगदी लेई बन जाती है जिसे हम लोग कायम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भोजन समझ में आया। हम लोग भोजन को अभी अमाशय तक छोड़ के जा रहे हैं, कल हम लोग मिलेंगे ना फिर अमाशय को भोजन को अमाशय से निकालेंगे, जो लेई बन गया लदा लदा लुगदी, उसको अमाशय से निकाल के कहाँ ले जाएंगे, छोटी आंत में। तो अभी हम लोग का जो आकृति है ना पूरा हुआ नहीं है, अभी हमारा भोजन अमाशय तक पहुंचा है, इसको आगे पहुंचाएंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, लिखने से नहीं होगा, उसको याद भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।